أشهد أن محمد رسول الله. Show me what democracy looks like. दोस्तों, अमेरिका को हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। इस वक्त लॉस एंजलिस में लगी आग से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और अब अमेरिका का अरबों डॉलर का लड़ाकू जहाज या यूं कहें कि सबसे महंगा लड़ाकू जहाज क्रैश हो गया है। गिरते ही आग का गोला बन गया है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, पूरी खबर क्या है डिटेल के साथ आगे बताऊंगी। ट्रंप के नए फैसले से अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस पर धावा बोल प्रदर्शनकारियों ने चारों ओर से घेर लिया है। तस्वीरें दिखाऊंगी और व्हाइट हाउस के बाहर बैनर किस तरह से लहराए जा रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ट्रंप इस वक्त अपने एक फैसले से जनता के निशाने पर है। क्या है ये फैसला जिसमें खुद कोर्ट को दखल देना पड़ा, आगे बताऊंगी। इसराइल की राजनीति में एक और धमाका हुआ है। इसराइल का शासन संकट में है। इसराइल की सरकार जो है वो संकट में है। क्या है मामला, क्यों 2 महीने में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है और क्या इसराइल में चुनाव होने वाले हैं, ये भी बताऊंगी। आज गजा से आई एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी जिसे देखकर नस्लीय सफाया क्या होता है आपको समझ आ जाएगा। सीरिया की जमीन पर इस्राएली सेना का कब्जा क्या हमेशा के लिए रहेगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बड़ा ऐलान किया है जिससे यही लग रहा है। क्या है ये ऐलान, आगे बताऊंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पैगंबर मोहम्मद के मिशन की सालगिरह पर माशद में बर्फबारी और अजान की आवाजें एक साथ गूंजे तो क्या होता है, कैसा नजारा होता है? इस वीडियो में आज आपको यही नजारा दिखाऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बेहद खूबसूरत वीडियो है, अद्भुत नजारा है। वीडियो शुरू करने से पहले रोज की तरह गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय वीडियो पर जरूर लिखा करिए। जहां से आप हमारा ये वीडियो देखते हैं वहां के नाम के साथ अपना नाम जरूर लिखा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। दुनिया का सबसे महंगा और एडवांस फायर जेट F-35 अमेरिका के अलास्का में क्रैश हो गया है। ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा है ये कि देखकर आप कहेंगे कि क्या अमेरिका की रक्षा प्रणाली, रक्षा सिस्टम में बड़ी खामी आ गई है। वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए आपकी स्क्रीन पर पहले वीडियो। दो वीडियो इस घटना का है दोस्तों, देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो F-35 है वो आसमान में नियंत्रण अपना खो बैठता है और जमीन पर नीचे गिरता है और जैसे ही जमीन से लड़ता है, क्रैश होता है, बोल जाता है, वो धमाका होता है जोरदार। और बगल में आपको एक पैराशूट दिख रहा होगा। दरअसल इस पैराशूट में जो इस प्लेन का पायलट है वो है। प्लेन क्रैश होने से पहले जब नियंत्रण प्लेन ने अपना खोया तो ये जो पायलट था वो प्लेन से कूद गया। दोस्तों, $100 मिलियन यानी कि करीब 830 करोड़ रुपए का ये विमान धू धू कर जल उठा। अमेरिकी वायुसेना का ये सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान F-35 शुक्रवार को अलास्का में एक एयरफोर्स बेस में क्रैश हुआ है, जिसके बाद अमेरिका जिसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था वो ताकत अब सवालों के घेरे में है। बताया यह भी जा रहा है कि उड़ान के दौरान जेट अचानक अनियंत्रित हो गया और जमीन पर गिरते ही उसमें जबरदस्त धमाका हुआ, जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया। इस हादसे में पायलट ने इंजेक्शन सीट्स के जरिए खुद को बचा लिया और पैराशूट से सुरक्षित उतर गया, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसे अमेरिकी सेना के अस्पताल में, यानी पायलट को अमेरिकी सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट, एक बड़ा झटका है, क्योंकि दोस्तों F-35 दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है। अमेरिका अपनी पुरानी वायुसेना को अपग्रेड कर रहा है और एक नए फाइटर जेट्स पर अरबों
जो नए फाइटर जेट्स हैं उन पर अरबों रुपए खर्च कर चुका है, लेकिन बार बार हो रहे हादसे ने इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, बार बार। ये पहली बार नहीं है जब F-35 क्रैश हुआ हो। पिछले साल 2023 में एक और F-35 जेट पायलट के इंजेक्ट करने के बाद भी 11 मिनट तक उड़ान भरता रहा और फिर क्रैश हो गया था। उस मामले की जांच के बाद पायलट की गलती बताकर मामले को टाल दिया गया। अब सवाल यह है इस हादसे के बाद कि क्या अमेरिका की एडवांस टेक्नोलॉजी भी फेल हो रही है? अमेरिका जो पूरी दुनिया में हथियार सप्लाई करता है, खुद अपने ही जेट्स को संभाल नहीं पा रहा है। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल फ्लॉट था या फिर अमेरिकी सेना की सिस्टमैटिक नाकामी का नतीजा? दोस्तों, हाल ही में रेड सी में भी अमेरिका को झटका लगा जब उसी की सेना ने गलती से अपना FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट गिरा दिया। यानी कि अमेरिका न सिर्फ खुद को टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर साबित कर रहा है, बल्कि उसके सैनिक भी गलती पर गलती कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका सिर्फ दिखावे के लिए सुपर पावर बना बैठा है? अगर उसके ही लड़ाकू विमान इस तरह से गिरते रहेंगे तो क्या वो दूसरे देशों के सामने अपनी ताकत साबित कर पाएगा? इसका जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक तरफ ये भारी नुकसान और दूसरी तरफ अमेरिका में फिर से हंगामा मच गया है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं और व्हाइट हाउस के बाहर बैनर लहराए जा रहे हैं। वजह है डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला, फंडिंग फ्रीज और इमिग्रेशन पर सख्त कार्रवाई जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की है। ट्रंप ने अरबों डॉलर की फंडिंग रोक दी है, जिससे एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबों की मदद करने वाली स्कीम्स पर संकट आ गया है और साथ ही लाखों प्रवासियों पर भी तलवार लटक गई है। दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब किसी भी अवैध जो अप्रवासी हैं उनको क्रिमिनल मान रहा है, चाहे उन्होंने कोई अपराध किया हो या फिर ना किया हो। आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? क्या ट्रंप अपने पुराने इमिग्रेशन वादों को पूरा करने के लिए ये सख्त कदम उठा रहे हैं और क्या अमेरिका में रह रहे लाखों प्रवासियों को अब देश छोड़ना पड़ेगा? सब कुछ बताऊंगी आपको, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन दोस्तों, बताने से पहले आपको मैं जो विरोध हो रहा है व्हाइट हाउस के बाहर उसका वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए वीडियो की किस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। Show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. So show me what democracy looks like. This is what democracy looks like. This is the start of how autocracy's dictatorship starts. Rule of law. Rule of law. Looks like. This is what democracy looks like. Tell me what democracy looks like. Stand up, fight back. Food stamps are under attack. What do we do? Stand up, fight back. Transportation. Transportation. ये जो तस्वीरें आपने देखी है व्हाइट हाउस के बाहर की थी। दोस्तों, दरअसल ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे पूरे अमेरिका में हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने अरबों डॉलर की फेडरल फंडिंग रोक दी है। इसका असर उन सरकारी और गैर सरकारी संगठनों पर पड़ेगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों की मदद के लिए इस फंडिंग पर निर्भर थे। डेमोक्रेट्स और कई संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का ऐलान भी किया है। सिर्फ यही नहीं, ट्रंप प्रशासन की नई नीति के तहत हर अवैध प्रवासी को क्रिमिनल माना जाएगा, चाहे उन्होंने कोई अपराध किया हो या फिर नहीं। ट्रंप की नई प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने यह कहा है कि अमेरिका में रह रहे 3,500 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मुताबिक ये सभी अपराधी हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहने वालों को सिविल वायलेशन माना जाता है, न कि क्रिमिनल केस। ट्रंप प्रशासन अब रिकॉर्ड संख्या में प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ नई इमिग्रेशन एंट्री वालों को नहीं बल्कि उन लाखों लोगों को भी प्रभावित करेगा जो सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। कई एक्टिविस्ट और संगठनों ने इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया है और इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ अब अमेरिका की जनता भी सड़कों पर उतर आई है। व्हाइट हाउस के बाहर नारे लग रहे हैं कि दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी लुक्स लाइक और अनफ्रीज्ड
फंड, यानी कि लोकतंत्र ऐसा दिखता है और फंड को अनफ्रीज करे। विरोध इतना बढ़ गया कि कोर्ट को दखल देना पड़ा मामले में और एक जज ने ट्रंप की फंडिंग फ्रीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। दोस्तों, इस्राइल की राजनीति में भी एक धमाका हुआ है। क्या इस्राइल का शासन अब संकट में है? क्या नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है? शास पार्टी के प्रमुख अरिये डेरी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने एक बड़ा अल्टीमेटम रखा है। वो कहते हैं कि अगर येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाला कानून अगले 2 महीने में वापस नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या इस्राइल में एक और चुनाव होने जा रहा है? क्या नेतन्याहू का शासन खत्म होने वाला है? दरअसल आर्ये डेरी ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स रेडियो स्टेशन को बताया कि अगर अगले 60 दिनों में येशिवा छात्रों को सैन्य सेवा से छूट देने वाला कानून पास नहीं हुआ तो उनकी पार्टी सरकार गिरा देगी। ये कानून हजारों येशिवा छात्रों को इस्राइल की सेना में भर्ती होने से बचाने के लिए लाया जा रहा है। हालांकि ये विवादास्पद है क्योंकि धार्मिक सियासी गुट से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हैं। डेरी ने यह भी आरोप लगाया कि धार्मिक सियासी समुदाय उनके खिलाफ घृणित अभियान चला रहे हैं और कहा कि किसने ये सोचा था कि धर्मशास्त्र के विद्वान अपराधी माने जाएंगे। वो कहते हैं कि अगर कानून पास नहीं हुआ तो राइट विंग सरकार खुद गिर जाएगी। इस कानून से 2025 के बजट को भी खतरा हो सकता है क्योंकि शास पार्टी अगर सरकार से खुश नहीं होगी तो बजट पास नहीं होने देगी और इससे जल्द चुनाव हो सकते हैं। नेतन्याहू के सामने अब 2 महीनों का वक्त है। अगर ये कानून पास नहीं होता तो क्या इस्राइल की सरकार बच पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में इसका जवाब आप भी दीजिएगा। दोस्तों, गजा में इस्राइल अपने नापाक मकसद में कामयाब हो गया है। एथनिक क्लेंजिंग यानी कि जातीय सफाया, नस्लीय सफाया क्या होता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस खौफनाक वीडियो को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, जो गजा से आया है। इस वीडियो में वो खौफनाक सच है जो पूरी दुनिया ने देखा। इसी को एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। इसी की बात इस्राइल करता है जो वो गजा में कर चुका है। कहीं ये नरसंहार होता है, कहीं इसे धर्म के नाम पर जायज ठहराया जाता है और कहीं राजनीति से छुपाने की कोशिश करती है। बोस्निया, रोहिंग्या, गजा, कश्मीर, नाम अलग अलग है लेकिन कहानी सबकी एक है। निर्दोष लोग सिर्फ अपनी जाति, धर्म या पहचान की वजह से मारे जाते हैं या खदेड़ दिए जाते हैं और जो बच जाते हैं उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती है। देखिए इस वीडियो को कि कैसे खंडहर की तरह पूरा शहर हो गया है, खंडहर में तब्दील हो गया है। इंसान तो दूर, परिंदा भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसी को एथनिक क्लिंजिंग यानी कि नस्लीय सफाया कहते हैं, जिसे गजा में इस्राइल ने अंजाम दिया है। नस्लीय सफाया मतलब किसी समुदाय या जाति समूह को जबरदस्ती खत्म करना या एक इलाके से पूरी तरह हटा देना। और अभी भी इस्राइल की ये कोशिश जारी है, सीज़फायर के बाद भी। देखिए दोस्तों, एथनिक क्लिंजिंग का मतलब ये नहीं कि हर बार कत्लेआम ही हो। कभी धमकी देकर, कभी घर जलाकर, कभी आर्थिक रूप से तोड़कर लोगों को उनके ही घर से बेदखल कर दिया जाता है। और सीज़फायर के बाद ट्रंप के साथ मिलकर इस्राइल अब कत्लेआम के बाद ये भी कोशिश कर रहा है। ट्रंप दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए गजा के लोगों को कह रहे हैं ताकि गजा का पुनर्निर्माण हो सके, लेकिन हकीकत यह है कि गजा की जमीन से लोगों को बेदखल कर इसराइलियों को बसाने की साजिश है। नस्लीय सफाया पहले नरसंहार के जरिए और अब इस तरह से करना चाह रहे हैं ट्रंप, अमेरिका और इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप का गजा को खाली करो प्लान है और इसके लिए अब लोग उन्हें तमाचे पर तमाचे भी मार रहे हैं अपने बयान और जवाब से। डोनाल्ड ट्रंप के विवादित बयान जिसमें उन्होंने कहा कि गजा को खाली करो, यानी कि गजा के लाखों फिलिस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन भेज दो ताकि ये समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए, इस बात पर पूरी दुनिया में बवाल मच गया है। ट्रंप का कहना है कि गजा हमेशा से एक संघर्षग्रस्त इलाका रहा है और अब इसे खाली करना ही समाधान है। ट्रंप ने मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से बात करने का भी दावा किया है और कहा कि ये दोनों नेता इस प्लान पर तैयार हो सकते हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद पूरे अरब जगत में आक्रोश फैल गया। ट्रंप के बयान के कुछ घंटे के बाद ही मिस्र और जॉर्डन ने स्पष्ट रूप से इस प्लान को खारिज कर दिया। मिस्र सरकार ने साफ कहा कि गजा के लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे और हम किसी भी बेदखली योजना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जॉर्डन के विदेश मंत्री
अयमान सफादी ने गुस्से में ये कहा कि जॉर्डन जॉर्डनियों के लिए है और फिलिस्तीन फिलिस्तीनियों के लिए है, यानी कि अरब देश किसी भी हाल में गजा के लोगों को जबरन विस्थापित नहीं होने देंगे। दोस्तों, हमास ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए इसे इसराइल की साजिश बताया है। गजा में बचे हुए लोग भी कह रहे हैं कि हम मरे हुए गजा में रहेंगे लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है कि ट्रंप का असली मकसद क्या है, ट्रंप ने ऐसा बयान क्यों दिया? इसके पीछे 2024 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव भी एक वजह हो सकता है। ट्रंप हमेशा इसराइल समर्थक नीतियों की वकालत करते रहे हैं और अब ये यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए बयान दे रहे हैं, यानी कि ट्रंप जो है यहूदी लॉबी को खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ट्रंप का ये भी कहना है कि हमें मिस्र की बहुत मदद की, यानी कि उन्होंने मिस्र की बहुत मदद की, अब वो हमारी मदद करें। लेकिन क्या ये मदद है या फिर एक नई साजिश? क्या ट्रंप वाकई गजा का समाधान चाहते हैं या ये सिर्फ इसराइल के समर्थन में एक नया प्लान है? कमेंट में बताइए। दोस्तों, क्या इसराइल और लेबनान के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीती रात इस्राएली सेना ने लेबनान पर एक बड़ा हमला कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये हमला आतंकवादियों के हथियार ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक और गाड़ियों पर किया गया था, लेकिन सच कुछ और ही निकलकर सामने आया। इस्राएली सेना यानी कि आईडीएफ का कहना है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के हथियारों को ट्रांसपोर्ट करने वाले एक ट्रक और कुछ गाड़ियों को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक ये गाड़ियां लगातार मॉनिटरिंग के बाद निशाने पर ली गई हैं, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आने के बाद जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई उसके बाद ना वहां कोई हथियार मिले ना ही कोई बड़ा धमाका हुआ जो ये साबित करे कि वहां गोला बारूद था। हमला एक आम नागरिक इलाके में हुआ है जिसमें एक पार्क, दुकान और एक फार्मेसी को भारी नुकसान हुआ है। मतलब साफ है, इसराइल का निशाना आतंकियों के हथियार नहीं बल्कि आम नागरिक थे। ये पहली बार नहीं है दोस्तों। गजा से लेकर सीरिया और लेबनान तक इसराइल आए दिन ऐसे हमले करता रहता है और हर बार बहाना होता है हथियारों का जखीरा नष्ट करने का, आतंकवादियों के ठिकानों का। लेकिन सच्चाई यही है कि इन हमलों में आम लोग ही मारे जाते हैं, दुकानों और अस्पतालों पर बमबारी होती है और बाद में कोई सबूत भी नहीं मिलता। इस बीच एक और सवाल आ रहा है लेबनान से कि क्या लेबनान में कुछ बड़ा हो रहा है, क्योंकि लेबनानी सेना ने हिजबुल्लाह के एक रणनीतिक सुरंग सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। ये सुरंगें सिर्फ हथियारों की तस्करी और सैन्य गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि सैन्य वाहन और निर्माण उपकरण भी वहां पर छिपा कर रखे गए थे सुरंग में। देखिए, इस घटना से जुड़ा 2 वीडियो सामने आया है, दोनों आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुरंगों पर कब्जा किया गया। यह सुरंग नेटवर्क हिजबुल्लाह के लिए एक अहम रणनीतिक स्थान था जिससे उसे सैन्य उपकरण और वाहनों की आपूर्ति की जाती थी। इस पर कब्जा करने से अब लेबनानी सेना को हिजबुल्लाह की गतिविधियों को नियंत्रित यानी कि सीमित करने में, कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अब सवाल ये है कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह का प्रभाव खत्म हो जाएगा और सेना के लिए ये क्या नया बदलाव ला सकता है? क्या लगता है आपको? कमेंट में लिखिए। अब मैं आपको एक अनोखा, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखाना चाहती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहले वीडियो। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के मिशन की सालगिरह के मौके पर मशहद की राजवी हजरत इमाम रजा की दरगाह पर अजान की आवाज गूंज रही है। ये आवाज इतनी मुकद्दस और सियाल करने वाली है कि सारा माहौल ईमान और अकीदत से भर जाता है, क्योंकि दोस्तों जब ये अजान होती है तो इस दौरान बर्फबारी भी हो जाती है, जिससे वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह का माहौल था। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी वीडियो को जरूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।